डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हमने शुरू किया हुआ था। बेसिकली यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है क्या कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है इसको मेजर करने के लिए ये कुछ यूनिट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। उसमें मोलैलिटी है, परसेंटेज कंपोजिशन है, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। पीपीएम के साथ साथ आप इसे पीपीबी भी कह सकते हैं, या पार्ट्स पर मिलियन, ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम जो है ये मोलैलिटी और मोलैलिटी जो है दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनकी थ्योरी भी हमने डिस्कस की थी और इसका जो रिलेटेड न्यूमेरिकल वर्क है वो भी सारा हमने किया था। ये तीन यूनिट्स जो हैं ऑफ कंसंट्रेशन ये थोड़े रह जाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी। तो देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये क्या है। नाम से जाहिर है क्योंकि इसमें परसेंटेज का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कि 100 पार्ट्स कोई चीज़ के आप यूज़ कर लें। तो ये है जी द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट्स dissolved per 100 parts of solution। मतलब सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स हैं, उसमें सॉल्यूट के जितने पार्ट्स डिसॉल्व होते हैं उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसकी आगे कुछ टाइप्स हैं। ये जो परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, फिर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये चार इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। तो इसमें याद रखिएगा हमेशा ये फर्क या कोई भी है, जैसे ये वेट बाई वॉल्यूम है तो इसमें ये जो नंबरेटर होता है ये सॉल्यूट के लिए होता है और ये जो डिनोमिनेटर है ये सॉल्यूशन के लिए होता है। इसमें जो परसेंट के साथ फर्क किया आपके पास आता है जी 8% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें बात याद रखें कि पहली बात तो ये जो है परसेंट के साथ वो फिगर होता है, जैसे 8 है, ये 10 है, ये 5 है। ये जो परसेंट है ये तो सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स है, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स हैं। और 7% के साथ जो भी फिगर होगा 8 है, 9 है, 10 है, ये सॉल्यूट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मीन 8 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी परसेंट का मतलब 100 है और ये 100 पार्ट्स किस चीज़ के हैं, ये सॉल्यूशन के हैं। तो 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन और 8 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, मीन 8 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के या सॉल्यूट के, ये हम किस हिसाब से बना रहे हैं, वेट के हिसाब से बना रहे हैं या वॉल्यूम के हिसाब से बना रहे हैं। ये जो दो डिजिट होते हैं ये आपको, दो वर्ड्स जो लेटर्स होते हैं ये आपको इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, लेट्स से 8% वेट बाई वॉल्यूम है, तो सॉल्यूट के पार्ट आपने वेट के हिसाब से लेने हैं। ये जो 8 पार्ट आप सॉल्यूट के ले रहे हैं ये वेट के हिसाब से लेंगे, मीन 8 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि वेट जो है वो आप ग्राम में मेजर करते हैं किसी सॉल्यूट का। तो 8 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वेट, तो वो बन जाएगा 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अब वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन के जो आपने 100 पार्ट्स लेने हैं वो आप वॉल्यूम के हिसाब से लेंगे, मतलब 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप मतलब इस तरह से समझ लीजिए, आप देख लें यहाँ जो है ये सॉल्यूशन के वेट के हिसाब से आपने 100 पार्ट लेने, मीन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ भी वही होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि
सोल्यूशन के आपने जो 100 पार्ट्स लेने हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वेट्स लेने हैं, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ आपने सोल्यूशन के जो 100 पार्ट्स लेने हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से लेने हैं, मीन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। सेम इधर भी, तो मतलब वॉल्यूम में वॉल्यूम है या वेट बाय वॉल्यूम है, तो यहाँ आप सोल्यूशन के 100 पार्ट्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। बाकी ये है जो नंबरेटर होगा ये सैल्यूट की क्वांटिटी को, सैल्यूट के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ आप सैल्यूट के पार्ट विद रिस्पेक्ट टू वेट लेंगे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लेंगे, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू वेट। ये इस तरह परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसकी जो 4 टाइप्स हैं आपको पता होना चाहिए कि ये हम किस तरह से इनको फाइंड आउट करें। नेक्स्ट जो है मोल फ्रैक्शन है। परसेंटेज कंपोजिशन जो है इसकी कुछ न्यूमेरिकल हैं भी सही, वो थोड़े बहुत ही हैं। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू mass of solute, mass of solution into 100। ये है परसेंटेज वेट बाय वेट बेसिकली। mass of solute, mass of solution into 100 मतलब वही है mass या weight of solute present in 100 parts of solution, 100 parts of solution। सेम अगर आप परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेंगे तो ये भी वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम के हिसाब से सॉल्यूशन के 100 पार्ट बनाए, उनके अंदर सॉल्यूट का जो वॉल्यूम होता है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये कुछ फार्मूले जो है वो दिए हुए हैं, इनके भी कुछ आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन जो है ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन बेटा हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके पास सॉल्यूशन के जो है 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। सपोज वी हैव A, B, C and D, these are the 4 components of the solution। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ C एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ D। 4 कंपोनेंट्स हैं तो इनकी मोल फ्रैक्शंस आ गई। तो किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इसमें ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल है इसमें सारे मोल्स जो हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। इस तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ D क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ D डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। ये जो है मोल फ्रैक्शन, इसमें ये जो नंबर ऑफ मोल होता है ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, और नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। ये है एवोगैड्रोस लॉ, आपने पढ़ा हुआ है। और ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर। तो ये इसका मतलब ये है कि आप अगर मोल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन ये बनाना चाहते हैं, लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर या सॉल्यूशन। तो यानी ज़रूरी नहीं कि ये नंबर ऑफ मोल के हिसाब से आप मोल फ्रैक्शन को लें, मोल फ्रैक्शन को आप इस नुक्ता नज़र से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिमिलरली ये भी इसका तरीकाकार हो सकता है कि किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन है दैट्स इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो ये वाला जो खास तौर पर है ये दोनों एवोगैड्रोस
है, ये डाल्टन्स लॉ है, ये उस वक्त यूज़ होते हैं जब आपका जो मिक्सचर है या जो सोल्यूशन है उसमें सारे कंपोनेंट गैसीय स्टेट में, यानी अगर तमाम कंपोनेंट गैसीय स्टेट में हो तो फिर ये एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इस हिसाब से भी यानी नंबर ऑफ मोल की जगह पे वॉल्यूम भी आ सकता है और नंबर ऑफ मोल की जगह पे आप जो है वो पार्शियल प्रेशर्स भी ले सकते हैं। तो ये भी मोल फ्रैक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ज़्यादातर मोल फ्रैक्शन जो है ये वाला जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास सोल्यूशन के तमाम कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी तादाद 2 से ज़्यादा होती है। मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स करें अबाउट मोल फ्रैक्शन। पहली बात, मोल फ्रैक्शन जो है इट हैज़ नो यूनिट, इसका यूनिट कोई नहीं होता। दूसरी बात जो है इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। तीसरी है सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1। मतलब तमाम मोल फ्रैक्शंस जैसे ए, बी और सी वगैरह इन सारों का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। और यूनिट इसलिए नहीं होता, देखिए इट्स अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, ये ऊपर वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, ऊपर पार्शियल प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है। तो जब आपको पता है कोई चीज़ एक जैसी दो चीज़ों में रेशियो हो तो उसका कोई यूनिट नहीं हुआ करता। तो इसलिए मोल फ्रैक्शन जो है इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। दूसरी बात यह है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ज़ाहिर बात है, देखें इसमें डिनोमिनेटर जो है सॉरी नंबरेटर हमेशा छोटा होता है क्योंकि नंबरेटर में किसी एक कंपोनेंट के मोल आ रहे हैं, जबकि डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू होती है हमेशा क्योंकि इसमें टोटल मोल आ रहे हैं सोल्यूशन के। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो और नंबरेटर छोटा हो, यानी ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो बड़ी वाली वैल्यू बड़ी हो नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तो ऐसी सूरत में जो आंसर है वो हमेशा लेस देन 1। तो ये मोल फ्रैक्शन के हवाले से जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ी। बाद में हम किसी भी कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोल परसेंट बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं? मोल परसेंट। ये मोल परसेंट कैसे निकालते हैं? जब किसी भी कंपोनेंट के आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगी मोल परसेंट। इसमें यही है कि इसका भी कोई यूनिट नहीं होता और इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 100 होती है। तो मोल परसेंट किसी भी कंपोनेंट की आप लेंगे उसकी वैल्यू 100 से कम ही होगी, मतलब 30, 40, 50 कुछ इस तरह, मतलब 100 से कम वैल्यू होगी। और सम ऑफ ऑल मोल परसेंट्स इज इक्वल टू 100, यानी मोल परसेंट ऑफ ए प्लस मोल परसेंट ऑफ बी प्लस मोल परसेंट ऑफ सी, दैट्स इक्वल टू 100, यानी सम ऑफ ऑल मोल परसेंट्स इज इक्वल टू 100। तो जिस तरह हमने कहा ना सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 1, इसी तरह सम ऑफ ऑल मोल परसेंट्स इज इक्वल टू 100। तो ये मोल परसेंट का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। पहली बात तो ये कह देते हैं कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 3 कंपोनेंट ए बी सी। अब कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट सी, बस क्या वो ए की दे देते हैं आपको 0.52, बी की दे देते हैं 0.25, तो कहते हैं सी की मालूम है। तो इसमें सिंपल होता है क्योंकि सारों का सम जो है वो 1 होना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 0.52 और 0.25 जब इसको ऐड करेंगे 7, तो ये 0.77 बन रहा है। इसको आप 1 से माइनस करेंगे तो ये आपके पास जो है ये 0.23 जो है वो आंसर आता है। यानी बात ये जो दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आपको दे रखी है, इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दें।
1 से जब आप इसको 0.77 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.23। दैट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट। एक तो इस तरह सा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहेंगे एक सोल्यूशन है, यहाँ तो मैंने ABC लिख दिया, हो सकता है वहाँ वो रियल नेम दे देंगे, एक कंपोनेंट मेथनॉल है, दूसरा प्रोपानॉल है, तीसरा डाइथाइल ईथर है, तो उन तीनों कंपोनेंट को मिला के एक सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो इसकी A कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन इतनी है, B की इतनी, C की बताओ कितनी है। तो जब 2 की दी हुई है उन दोनों को ऐड करो, 1 से माइनस कर दो, बाकी जो बचेगी वो तीसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन। एक तो सिंपल तो यही आपसे आ सकता है। दूसरा जो है फर्स्ट किया, वो कहते हैं ये सोल्यूशन A है, इसमें 32 ग्राम मेथनॉल है। सोल्यूशन B है, उसमें 92 ग्राम जो है वो एथनॉल है। सोल्यूशन C है, उसमें 90 ग्राम वाटर है। तो आपने हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन जो है वो निकालनी है। इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि इनके मोल्स निकालने हमें, नंबर ऑफ मोल्स। 32 ग्राम मेथनॉल है, ये बेसिकली 1 मोल है, क्योंकि इसका मोलर मास 32 है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कार्बन 12, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 16 और 16, ये 32 हो गया पूरा। और 92 ग्राम एथनॉल जो है ये 2 मोल है जी। 46 ग्राम जो है वो एक एथनॉल का मोलर मास है, 92 ग्राम का मतलब ये 2 मोल हो गए। 90 ग्राम वाटर जो है ये कितना बन रहा है जी, ये 5 मोल। इनमें अगर आप निकालें जी टोटल मोल कितने हैं, तो 1 2 और ये सारा ऐड करेंगे तो 8 मोल्स। अब हमने इन तीनों कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। तो कंपोनेंट A की मोल फ्रैक्शन जो है दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ। अब A के मोल कितने हैं, वहाँ टोटल कितने हैं 8, तो इसकी A की जो मोल फ्रैक्शन है वो 1/8 आएगी। इस तरह B के हिसाब से बात करेंगे तो B नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये 2/8 1/4 यानी 0.25, और ये 0.25 का भी हाफ होगा, 0.125 की जरूरत। C कंपोनेंट जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये 5/8 होगा। ये तकरीबन मजीद जो है इसको देख लीजिएगा कि 0.6 आएगा, से कुछ और आगे भी चलेगा वही बात। तो ये है कि आपने कंपोनेंट A B C तीनों की मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना। मतलब आपको तीनों कंपोनेंट के मैस इन ग्राम दिए होंगे, सबसे पहले तो आप इनके मोल निकाल के उनके मोल्स को ऐड कर लें, टोटल मोल बन जाएगी, और फिर इस तरह आप हर कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते। तो ये था जी मोल फ्रैक्शन किस तरह फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट है जी ppm। ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। इसमें 1 ppm जो होता है दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे दी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। फिर एक ppb भी है, ये है पार्ट्स पर बिलियन, दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट नीचे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन 10⁻⁹। जो मिलियन होता है वो 10⁻⁶ का होता है, और बिलियन 10⁻⁹ का होता है। यानी ये बिलियन है, और ये जो होता है ये मिलियन है।
यहाँ लफ्ज़ पार्ट्स यूज़ किया गया है। तो ये पार्ट्स आप अपनी मर्ज़ी से जनाब वेट के हिसाब से भी ले सकते हैं और वॉल्यूम के हिसाब से भी ले सकते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन के पार्ट्स हैं वो बेसिकली 1 मिलियन पार्ट्स हैं। तो आप गौर कीजिए कहाँ सोल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट और उसमें सोल्यूट का जस्ट 1 पार्ट होता है, तो ये फिर बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन हुआ। मतलब 1 मिलियन पार्ट सोल्यूशन के हैं और उसमें सोल्यूट का जस्ट 1 पार्ट है। तो ये जो है पीपीएम वाला जो सोल्यूशन है बहुत ही, जब अब तक जितने भी हमने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन यूज़ किए हैं उनमें सबसे लो कंसंट्रेशन जो है यानी डाइल्यूशन जो है उसको ये वाला यूनिट जो है पीपीएम से खैर पीपीबी जो है उससे भी ज़्यादा लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर बिलियन पार्ट्स यानी 10⁹ जो है ये 1 बिलियन है। तो 1 बिलियन पार्ट्स में जो है वो डिसॉल्व करते हैं। इसको अगर हम ये जो पार्ट्स हैं या आप वेट के हिसाब से भी बना सकते हैं। वेट के हिसाब से बनाएंगे तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट हम लिखेंगे डिसॉल्व पर मिलियन ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन। तो ये ग्राम्स आ जाएंगे, यानी अगर आप वेट के हिसाब से लेते हैं ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम वगैरह इस तरह। तो अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से ये पार्ट्स ले रहे हैं सोल्यूशन के तो फिर क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर, तो आपको बताया हुआ है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है दैट्स इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो या तो आप क्यूबिक सेंटीमीटर की बात करेंगे या मिलीलीटर अगर आप सोल्यूशन या सोल्यूट के पार्ट वॉल्यूम के हिसाब से। अब देखो बात ये है कि जो पीपीएम है इसको आप इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम या लीटर। ये भी आपको पता है कि 1 किलोग्राम और 1 लीटर जो है ये तकरीबन बराबर है। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम या लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब ये है कि 1 लीटर सोल्यूशन में या 1 किलोग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने मिलीग्राम डिसॉल्व होते हैं वो उतने पीपीएम बनते हैं। लेट्स से 1 देखें ना, मिलीग्राम से आप किलोग्राम में हैं, मिलीग्राम से जब ग्राम में आते हैं आप तो 10⁻³ और ग्राम से जब आप किलोग्राम में जाते हैं फिर 10⁻³। तो 10⁻³ है, 10⁻³ है, 3 + 3 कितना है, 10⁻⁶ यानी मिलियन ही हो गया ना। यानी मिलीग्राम से किलोग्राम का जो रिलेशन है वो मिलियन टाइम, यानी मिलीग्राम से किलोग्राम 1 मिलियन टाइम बड़ा यूनिट, और किलोग्राम और लीटर बराबर है। मैं ये कह सकता हूँ कि मिलीग्राम जो है दैट्स 1 मिलियन टाइम स्मॉलर यूनिट एज कंपेयर टू किलोग्राम, या किलोग्राम जो है वो 1 मिलियन टाइम्स बड़ा यूनिट होता है एज कंपेयर टू मिलीग्राम। तो यही बात मैंने की है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम या लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर या 1 किलोग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट के जितने मिलीग्राम डिसॉल्व होंगे उतने पीपीएम सोल्यूशन बनते हैं। लेट्स से 1 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सोल्यूशन, तो ये 1 पीपीएम सोल्यूशन है। इफ 2 मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व पर किलोग्राम या लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो ये फिर 2 पीपीएम सोल्यूशन एंड सो ऑन, ये इस तरह सिलसिला चलता है। जहाँ तक हम बात करते हैं ये पीपीबी की, तो यहाँ चूँकि बिलियन की बात हो रही है, यहाँ मिलीग्राम की बजाय हम माइक्रोग्राम की बात करें। द नंबर ऑफ माइक्रोग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम या लीटर ऑफ द सोल्यूशन। देखिए जहाँ तक माइक्रोग्राम की बात है तो माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में आते हुए फिर 10⁻³ है। तो माइक्रोग्राम से किलोग्राम जो है ये 1 बिलियन टाइम बड़ा यूनिट है। ये माइक्रोग्राम से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो किलोग्राम तक आते हुए देखें 10⁻³ 3 और 3, तो ये तो फिर 9 हो जाएगा ना, 10⁹ 1 बिलियन टाइम। तो द नंबर ऑफ माइक्रोग्राम्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द किलोग्राम या लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ये बन जाएगा पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये पीपीएम और पीपीबी जो है इनका भी आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया।
ज़्यादातर ये जो दोनों यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है ppm और ppb जो है, जैसा कि जाहिर हो रहा है कि वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कोई भी जो हमारे पास प्योर केमिकल कंपाउंड होता है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम ज़्यादातर ये ppm और ppb वगैरह में मेजर करते हैं। तो दिस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन आर यूज्ड फॉर measuring the amount of impurities present in any sample। कोई भी जो सैंपल होता है जो आपको दे रखा होता है उसमें अगर आप इम्प्योरिटीज़ की जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादातर हम ये वाले यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट इसमें जो लास्ट आर्टिकल इसमें रह गया है वो है जी ये तो स्टोइकियोमेट्री, कुछ लैंग्वेज में इसको स्टिशियोमेट्री भी पढ़ लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री जो है, स्टोइकियोमेट्री इसमें ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है। स्टिशियोन या स्टोइकियोन, और इसके मीनिंग होते हैं एलिमेंट्स या पार्ट्स के। अब किस चीज़ के एलिमेंट्स या पार्ट्स? ये जनाब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो आपको नहीं पता है, वो दो ही पार्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की हमने ना क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, इनको बेटा स्टडी करना होगा। यानी स्टिशियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री is a branch of chemistry in which we study about the quantitative relationships of reactants and products in a balanced chemical equation। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स या पार्ट्स हैं वो कौन है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स मीन उनकी क्वांटिटीज़ के जो आपस में रिलेशंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं कौन कौन से? तो ये इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन हैं ये मैस रिलेशन है, मैस मोल रिलेशनशिप है, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप है, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। मतलब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के या तो हम मैसेस को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं या इनके वॉल्यूम्स को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, या एक का मैस दूसरे के मोल को रिलेट कर रहे होते हैं, या एक का मोल और दूसरे के वॉल्यूम को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं जी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, जिनको हमने स्टडी करना है। तो स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हुए कुछ अजम्पशंस हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अज्यूम करनी पड़ती हैं। तो उसमें पहली बात तो ये है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उनको हमने ओबे करना होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ये है कि टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट का जितना मैस है आपस में, जैसे ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम, इनका टोटल मैस बन रहा है 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड है उसका भी 44 ग्राम है। अगर तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, यानी टोटल 44 ग्राम मैस रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट हमें 44 ग्राम ही हासिल हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबे हो रहा है। ये टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मैस ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन आपने सुना है कि पढ़ा होगा कहीं इसमें जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो बनती है। मतलब ये 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको हासिल नहीं होता, मैस कुछ कम हासिल होता है। इसका मतलब है ये अमाउंट पूरी 1 मोल नहीं बनी, कुछ और चीज़ भी साथ बन गई है, साइड प्रोडक्ट बन गया, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ गैस पे नहीं हो रहा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। दूसरा यही होता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, मतलब ऑल द रिएक्टेंट शुड बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
मतलब ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट सब बने वो दोबारा रिएक्टेंट में आ जाए। तो ऐसी सूरत में तो आपको पता है रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो हमने रिएक्टेंट्स को कम्प्लीटली तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा। इसमें प्रॉब्लम्स की तरफ जब हम आते हैं, लेट्स से आपके पास ये एक आम सा रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम डीकम्पोज करें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। इसमें आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। अब होता ये है कि फर्स्ट किया आपको क्वेश्चन आया कि 0.01 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है, इससे बताएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कितना वॉल्यूम बनेगा। याद रखें वॉल्यूम के बारे में हमेशा उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पूछा जाएगा जो गैसीय स्टेट में होंगे हमेशा। यानी वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल होता है जो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में होते हैं उनके लिए हम ये वॉल्यूम की बात नहीं करते। वॉल्यूम बल्कि एक टर्म यूज होती है वॉल्यूम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम इक्विवेलेंट की जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें क्या बताती है, आपने जिस भी चीज का वॉल्यूम नोट करना है ना उसके पहले मोल दें। लेट्स से इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बढ़ रहा है, आपने मोलर वॉल्यूम पढ़ा था 1 मोल गैस जो होगी उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 डेसिमीटर होगी। अगर आपके पास 2 मोल गैस है वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अगर हाफ मोल गैस है वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा 11.2 डेसिमीटर। ये हम बात कर रहे हैं एसटीपी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यही बात आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर प्रेशर पे करें तो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 24 डेसिमीटर। रूम टेम्परेचर प्रेशर है कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर तो खैर यहाँ भी 180 में होता है, और एसटीपी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 180 प्रेशर। ज़्यादातर आइडियल गैसेस जो हैं उनके लिए हम एसटीपी कंडीशंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और 180 प्रेशर। जबकि रूम टेम्परेचर प्रेशर जो है आरटीपी कंडीशन या इनको एनटीपी भी लिखा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 180। यहाँ 1 मोल का जो आपने वॉल्यूम लेना है वो 24 लेना है, और हाफ मोल का पहली बात है 12 डेसिमीटर क्यूब आ जाता है, और 2 मोल अगर होगी गैस तो वॉल्यूम 24 का डबल 48 डेसिमीटर क्यूब। यानी ये हाफ मोल गैस है 0.5 मोल और ये 2 मोल गैस है। तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट में आप देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो गैसेस फॉर्म में पाया जाने वाला रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उसके मोल कितने हैं। जैसे आप ये देखें ये एल्यूमिनियम की कंबशन हो रही है ऑक्सीजन में, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इसमें आपको पता है एल्यूमिनियम सॉलिड मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, फिर ये जो प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है। तो यहाँ गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन है और उसके कितने मोल है 3 मोल। तो इसका वॉल्यूम इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर एसटीपी कंडीशन है 3 मोल है ना इसके, तो 3 × 22.4 डेसिमीटर, यानी नंबर ऑफ मोल इनटू ये जो मोलर वॉल्यूम है ये हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट से मुराद है नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हिंट दिया होता है कि एसटीपी कंडीशन है या रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है। तो अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है तो फिर मोलर वॉल्यूम हम 24 लेते हैं 1 मोल का वॉल्यूम, और एसटीपी पे हम 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 डेसिमीटर क्यूब लेते हैं। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो लेट्स सी इसी को हम आगे लेके चलते हैं। यानी बात ये यहाँ से क्लियर हुई कि अगर आपने
वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फाइंड आउट कर सकते हैं जो गैसीय स्टेट में मौजूद होते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में जिस चीज़ का भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके मोल्स कितने बने। लेट्स से मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ 0.01 किलोग्राम ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम बताएं कितना होगा। तो पहले तो ये जो किलोग्राम वाला मैथ है इसको हमने ग्राम में तब्दील करना है। तो किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 डिजिट जब इधर आएगा तो ये 1 ग्राम, यानी ये जो 0.001 किलोग्राम है दैट्स इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम में आपने ना मोल निकालना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है। कैल्शियम का मास 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम का 48, तो टोटल इसका मोलर मास 100 ग्राम का। देखो भाई जब ये 100 ग्राम था ना, यानी 1 मोल था, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल बन गई। अब हमने ये किया कि जो मैस है 100 का, ये 1 का मतलब इसको 100 पे डिवाइड किया, यानी जब ये 100 ग्राम थी ये जब 100 ग्राम था तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही थी, 22.4 डेसिमल 1 मोल बन रही थी, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना है। अब ये है ये जो 0.001 किलोग्राम है ये इनफैक्ट 1 ग्राम है। ये 1 ग्राम इसको 100 पे डिवाइड किया गया, आप इसको भी 100 पे डिवाइड करेंगे। 100 पे डिवाइड करने का मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये जनाब इसका आंसर होगा। यानी आपने ना रिएक्शन के हिसाब से चलना है। भाई बात ये है कि जब ये इसका 100 ग्राम, यानी रिएक्शन हमें ये बता रहा है जब ये 100 ग्राम था यानी 1 मोल था 100 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बन रही थी और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 डेसिमल। फिर जब आपने ये वाला मैस लिया, सवाल हमसे ये पूछा गया है कि 0.001 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम बनेगा। हमने इस अमाउंट से वॉल्यूम निकालना है कि कितना बनेगा। इस अमाउंट ये चूँकि किलोग्राम में दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट आगे चला जाएगा, 1.00 बन जाएगा। लेकिन 1 2 3 डिजिट आगे जब जाएगा ये 1 ग्राम बन जाएगा। तो फिर हम ये थोड़ी सी समरी बना लेते हैं कि भाई रिएक्शन हमें बता रहे हैं कि जब ये 100 ग्राम था तो कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 डेसिमीटर क्यूब बन रही थी, यानी इतना वॉल्यूम इसका बन रहा है। अब आपने ये 1 ग्राम लिया, मतलब देखेंगे इसकी 100th अमाउंट है, 100 पे डिवाइड किया ना आपने। तो जब आपने इसको 100 पे डिवाइड किया तो आप उसको भी 100 पे यानी 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट ये जो है 2 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी ये 22 क्रॉस करके यहाँ डेसिमल पॉइंट 0.224 है इसका। तो ये तो था, यानी सेम आपसे ये भी पूछा जा सकता है 0.001 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इसका कितना मैस बनेगा। अब इसको भी समझें। देखिए रिएक्शन ये बता रहे हैं, अब हम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की आपस में रेशो लेंगे कि भाई ये जब 100 ग्राम था ये 56 ग्राम बन रहा है। देखना कैल्शियम का मैस 40 होता है और ऑक्सीजन का 16, यानी 16 और 40 56 ग्राम। यानी जब ये 100 ग्राम यानी 1 मोल 100 ग्राम ये जब उठता है तो ये कितना बन रहा है 56 ग्राम। अब अगर ये आपसे कहा गया कि ये बताएं अगर ये 1 ग्राम हो कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो 0.001 किलोग्राम या 1 ग्राम, इसको आपने 100 से डिवाइड किया। अब आप इसको भी 100 पे जब डिवाइड करोगे ये वही इतना हो जाए 0.56 ग्राम। 100 पे डिवाइड करेंगे तो मतलब 0.01 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे उससे कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मैस बनेगा जी, इतना मैस बनेगा। अब इसका मैस दिया हुआ है, इसका भी आपने मैस फाइंड आउट किया है, तो ये है मैस मैस रिलेशनशिप। और अगर आपने इसके मैस की मदद से उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो ये है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जिनकी हम बात कर रहे थे उनका ये मतलब।
ऊपर वाला रिएक्शन है तो इसमें भी अब आप पूरा गौर करें। फर्ज किया इसमें आपसे ये कहा जाता है, ये बताएं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम जो है इसको कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। देखिए जी, एल्यूमिनियम का 1 मोल का गैस जो है वो 27 ग्राम ही होता है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की आपस में रेशो दूं तो 4 मोल एल्यूमिनियम का गैस होता है 108 ग्राम, 4 मोल एल्यूमिनियम का गैस कितना है 108 ग्राम। इससे जब ये 108 ग्राम था एल्यूमिनियम तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम 3 मोल का, ये 3 को आप 22.4 से मल्टीप्लाई करें, ये आई थिंक 67.2 बनता है। जी बात ये है कि जब 4 मोल एल्यूमिनियम यानी 108 ग्राम एल्यूमिनियम था, उसके लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए था 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल का ये वॉल्यूम बनता है। अच्छा, अब जो है आपसे कहा गया ये बताएं ये 27 ग्राम हो तो ये कितना होगा। अब ये देखिए इसको, ये इसका 1/4 है, जो 27 ग्राम अमाउंट है ये इसका क्या है बेटा 1/4 है। तो आप इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, तो जब आप इस वैल्यू को 4 पे डिवाइड करेंगे ये तकरीबन आपका 17 डेसिमीटर क्यूब के आसपास जो है इसका आंसर है। जी मेरे तक क्लियर हो गया। यानी अगर आपने इसका जो मैथ आपने लिया, देखिए एक चीज़ होती है जी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट। स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट जो होती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, वो अमाउंट है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है कि ये 4 मोल एल्यूमिनियम से बराबर 108 ग्राम एल्यूमिनियम, क्योंकि 1 मोल का 27 ग्राम गैस है, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें 108 ग्राम। तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम जब होता है, यानी हमें रिएक्शन बता रही है कि 4 मोल एल्यूमिनियम या 108 ग्राम एल्यूमिनियम को कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए। 3 मोल मैंने आपको बताया था वॉल्यूम निकालना हो तो उसका तरीका होता है मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। अब इसमें 3 मोल है, देखिए इसके 3 इंटू 22.4, ये इसका वॉल्यूम जो है वो चाहिए होता है। 108 ग्राम एल्यूमिनियम को कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का इतना वॉल्यूम चाहिए। अब हमसे उन्होंने पूछा क्या है, फिर ये बताएं अगर इस रिएक्शन में हम 27 ग्राम एल्यूमिनियम मेटल लें तो उसके लिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा। तो भाई ये आपने उसकी 1/4 अमाउंट ली है, 108 नहीं ली आपने, कितनी ली है 27 ग्राम, यानी इसकी 1/4 अमाउंट ली है। तो यकीनन इसकी भी फिर 1/4, इस वॉल्यूम को भी आप 4 पे डिवाइड कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। ये 17 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, 16 पॉइंट समथिंग इसका आंसर। सेम और भी इसी तरह से क्वेश्चन है। क्या आपको कहते हैं हम 216 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो ये 4 मोल, ये तो 108 ग्राम है ना, और 3 मोल का जो वॉल्यूम बन रहा था वो 3 मोल का वॉल्यूम 67.2 डेसिमीटर क्यूब, यानी ये स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है। 4 मोल एल्यूमिनियम का मास है 108 ग्राम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना चाहिए। अब उन्होंने आपसे ये पूछा कि बताएं अगर 216 ग्राम हम एल्यूमिनियम ले, यानी 108 का डबल कर दिया 216, तो ये वॉल्यूम कितना होगा, वो भी इसका डबल कर दें। 67.2 का जो डबल होगा तो कितना बनना चाहिए 134.4 डेसिमीटर, ये वॉल्यूम जो है वो चाहिए होगा। यही बात ये, इसका मैथ आपने डबल किया है तो फिर वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, ये सिंपल। ये इस तरह स्टिशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और मैं आपको रिएक्शन दे देता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
ये टेक्स्ट बुक में ना एग्जाम्पल नंबर 11 है, चैप्टर 1। इस सेक्शन में वो ये कहते हैं, बताएं कि अगर 14 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड react with excess of sulfuric acid, then how many gram of potassium sulfate and how many gram of water are produced। ये मैस रिलेशनशिप। इस रिएक्टेंट का आपको मैस दे रखा है 14 ग्राम, इसकी वजह से दोनों प्रोडक्ट के मैसेस जो है वो पूछे। खैर ये तो एक लंबा न्यूमेरिकल हो जाता है। एमसीक्यूज में एंट्री टेस्ट में किसी एक चीज़ का पूछा जाएगा, या वाटर का मैस पूछा जाएगा, या पोटेशियम सल्फेट का किसी एक का मैस पूछा जाएगा। फर्स्ट किया कि हमसे वाटर का मैस जो है वो पूछा हुआ है, तो वाटर का मैस आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट के ये पूछा हुआ है, तो उसके लिए जो है जिन दो चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है, जैसे ये हैं, तो इनकी जो है ना हम इनके मोलर मैसेस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये 14 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का हम रेशो ले लेते हैं। अब रिएक्शन हमें बता रहा है कि ये देखिए इसका 1 मोल जो होता है ना बेटा, 56 ग्राम का बनेगा। पोटेशियम का 39 होता है एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का 1 40 हो गया पूरा, ऑक्सीजन 16, तो ये टोटल 56 ग्राम बन गया। ये अगर 56 ग्राम यानी 1 मोल हो, तो उससे वाटर जो है वो 2 मोल बन रहा है, यानी 36 ग्राम बन रहा है। रिएक्शन हमें बता रहा है कि ये 56 ग्राम है, तो वाटर के 2 मोल बन रहे हैं, यानी 36 ग्राम जो है वो वाटर जो है वो बन रहा है। ये हमने रिएक्शन में बताया। लेकिन हमें उन्होंने अमाउंट दिया है 14 ग्राम। ये पूछा गया आपसे कि ये बताएं अगर ये हम 14 ग्राम लें तो ये कितना चाहिए होगा। तो ये भी सिंपल है, आप देखें ये जो अमाउंट ली हुई है ये उसका कितनी अमाउंट है, ये 1/4 अमाउंट है, यानी उसका 1/4 पोर्शन है। तो आप उसका भी 1/4, इसको भी 4 में जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 ग्राम है, 9 ग्राम वाटर मिलेगा। ये भी तरीका होता है, अदरवाइज आप इस तरह सिस्टमेटिकली जिस तरह मैथ का तरीका होता है, ये 56 है और ये 36 ग्राम है, फिर ये 14 ग्राम है, तो ये बताएं ये कितना होगा x। ये फिर जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा काम हो जाता है। हमने मैथ के तरीके से सॉल्व थोड़ी करना होता है, हमने तो शॉर्ट टाइम में जवाब निकालना होता है। तो सिंपल है, स्टिशियोमेट्री यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये बता रही थी कि ये अगर 56 ग्राम होगा तो वाटर 36 ग्राम बनने जा रहा है। लेकिन हमें उन्होंने दी अमाउंट ये बताया कि 14 ग्राम अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो इससे वाटर कितना बनेगा, यानी ये वाटर का जो मैस है ये हमसे पूछा हुआ है x। तो सिंपल था भाई, ये देखिए जो 14 ग्राम है ये इसका कितना है, ये जो 56 ग्राम है ये उसका 1/4 है ना, उसको 4 पे डिवाइड करते हैं, इसका भी आप 1/4 लें, 1/4 तो वो 9 ग्राम जो है वो आ गया। सिमिलरली अगर ये आपको ये कहते हैं ये 28 ग्राम है, ये उसका 1/2 है, तो आप उसका भी 1/2 18 ग्राम जो है वो वाटर बनता है। तो इस तरह आप स्टिशियोमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे मैच रिलेशनशिप का मैंने बताया। एक और है, ये देखें ये ऑक्टेन का फार्मूला है। गैसोलीन में जो पेट्रोल है ऑक्टेन उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसकी कंबस्शन हो रही है, यानी 2 मोल ऑफ ऑक्टेन जो है इसकी कंप्लीट कंबस्शन के लिए 25 मोल ऑक्सीजन के चाहिए और 16 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 18 मोल वाटर। इसमें जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बता सकता है। आप ये बताइए, फर्स्ट किया अगर हम 1 मोल ऑक्टेन लेते हैं, 2 मोल की बजाय 1 मोल,
तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए होंगे, ये कितने मोल बनेंगे, ये कितने मोल बनेंगे। ये है मोल मोल रिलेशनशिप। एक चीज़ के मोल आपको दे दिए हैं, बाकी चीज़ों के भी मोल ही आपसे पूछे जा रहे हैं। दिस इज मोल मोल रिलेशनशिप। तो जाहिर बात है, अगर देखिए ये 1 मोल रिएक्शन में इसके 2 मोल थे, आपने इसको हाफ किया, हर चीज़ हाफ हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन भी 12.5 मोल चाहिए होगा, ये भी 8 मोल बनेंगे, ये 9 मोल बनेंगे। सिमिलरली वो 2 की बजाय अगर फर्स्ट क्या कहते हैं जी 6 मोल ऑक्टेन, 6 मोल ऑक्टेन। तो 6 कैसे आया होगा, ये 2 का 3 टाइम है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 मोल ऑक्सीजन के, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मोल वाटर के जो है वो बनेंगे इस रिएक्शन में। तो ये सारा क्या है कि मोल मोल रिलेशनशिप है, यानी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के आप जो है वो मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है मजीद मतलब वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में ये भी गैस है, ऑक्सीजन सॉलिड, इसका भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको पता है वॉल्यूम, अब फर्स्ट किया आपसे कहा जाता है जी ये 1 मोल ऑक्टेन है, मोल ऑक्टेन से के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो ये हाफ कर दिया है, तो इसके भी हाफ मोल कितने होंगे जी 12.5 मोल इंटू 22.4 डेसिमीटर। क्योंकि आपको बताया गया मोल इंटू मोलर वॉल्यूम ये तरीका कार होता है। तो ये हाफ किया आपने, तो इसकी भी 25 की बजाय 12.5 मोल, यानी मोल कितने होंगे जी 12.5 और वॉल्यूम जो है वो 22.4 डेसिमीटर क्यूब। सेम ये भी जो है इसको हाफ किया, ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो जाएगा। ये थी 8 मोल, 16 की बजाय 8 मोल 22.4 डेसिमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो ये मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप बन जाएगा कि एक चीज़ के मोल दिए हुए, दूसरे का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो इस तरह आएगा कि 22.4 डेसिमीटर क्यूब को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 12.5 से। तो इस तरह जो है आप इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। सेम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है तो इसके मोल वही बात है, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, इसके मोल 8 बनेंगे, 16 की बजाय से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर। तो ये बेटा सारे स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में मतलब बुनियादी बात यही होगी कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजमी दे रखी होगी, आपने उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर ही कैलकुलेशंस करनी होती हैं। वो मैस कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, मैस मोल भी हो सकती हैं, या मैस वॉल्यूम भी हो सकती हैं, मोल वॉल्यूम भी हो सकती हैं। तो दीज आर वेरियस स्टिशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स जो कि हम इसमें क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप्स हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें ना लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट बल्कि साथ इसमें आप नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी कॉन्सेप्ट देख लें। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम एक्सेसिव रिएक्टेंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एक्सेसिव रिएक्टेंट। जब रिएक्शन चल रहा होता है ना कि उनमें से एक रिएक्टेंट जो है वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है और जैसे ही वो कंज्यूम होता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब बाद लोग कहते हैं कि जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो गया, इनफैक्ट वो आपने लिया ही थोड़ा था स्टार्ट में, उसकी अमाउंट थोड़ी थी जिसकी वजह से वो ज़ाहिर बात है जल्दी खर्च हो जाएगा। जबकि जो बचा पड़ा होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टेंट बचा पड़ा है उसकी अमाउंट पड़ी हुई है, तो वो एक्सेसिव रिएक्टेंट है, मतलब वो आपने बल्क अमाउंट में लिया था, फालतू लिया था, इस वजह से उसकी अमाउंट पड़ी हुई है। ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं होता कि जो रिएक्टेंट आप ज़्यादा अमाउंट में लें वो आखिर तक चले और जो थोड़ी अमाउंट में लेते हैं वो जल्दी कंज्यूम हो जाए। एक्चुअली रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी आपस में रिएक्ट करने की या कंबाइन करने की एक डेफिनेट रेशो होती है, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक देखते हैं।
उस रेशो में कोई रिएक्टेंट ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, कोई रिएक्टेंट कम यूज़ हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर बुक में भी उन्होंने एक समझाने के लिए हमें मिसाल दी है कि ये कबाब हैं और स्लाइसेस हैं। तो कबाब जो है वो 30 थे उनके पास और स्लाइसेस 58 थे। इनको मिला के जो है वो सैंडविच बनाया जा रहा है। एक सैंडविच बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 स्लाइसेस ले रहे हैं वो, यानी ये इनकी जो रेशो बन रही है वो 1:2 की बन रही है। यानी एक सैंडविच बनाने के लिए कबाब तो एक ही यूज़ होगा लेकिन स्लाइसेस 2 यूज़ होंगे। तो जब स्लाइसेस आप हर सैंडविच बनाने के लिए 2 स्लाइसेस और एक कबाब ले रहे हैं तो आप इस तरह 29 सैंडविच बना पाते हैं। जब आप 29 सैंडविच बनाते हैं तो ये 58 स्लाइसेस आपकी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कबाब आपके सिर्फ 29 यूज़ होते हैं, ये फिर भी एक पड़ा होता है, एक बच जाता है। हालांकि इसका बचना बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आता क्योंकि इसकी अमाउंट थोड़ी है 30, स्लाइसेस की अमाउंट ज़्यादा है 58। तो इस हिसाब से तो कबाब पहले खर्च हो जाने चाहिए थे, ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन नहीं बचने चाहिए थे। स्लाइसेस जो है वो बच जानी चाहिए थी क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बात वही है कि रिएक्शन के अंदर जो रेशो है, किस रेशो से दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। जो जिसकी ये रेशो ज़्यादा होगी यूज़ होने वाली, तो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। इसकी मिसाल आप घर के किचन में जाएँ तो देखें, आटा, चावल, घी वगैरह, चीनी, तो ये बल्क अमाउंट में इनका इस्तेमाल किचन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में गरम मसाला है, हल्दी है, इस जैसी जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक 10 मेंबर्स की फैमिली है तो उसमें अगर आटा जो है वो 40 किलोग्राम यूज़ होता है एक महीने में, तो आप 40 किलोग्राम आटा ले आए और उसके बरक्स आप हल्दी ले आए जस्ट 100 ग्राम। एट द एंड ऑफ मंथ आप देखेंगे वो जो 40 किलो आटा था आपका वो सारा यूज़ हो जाता है, और वो जो 100 ग्राम हल्दी थी उसमें से फिर भी कुछ ना कुछ बची पड़ी होती है। तो बज़ाहिर तो वो जो हल्दी थी उसकी अमाउंट आटे के मुकाबले में या घी और चीनी के मुकाबले में बहुत ही कम होती है, तो हल्दी को बहुत जल्दी यूज़ अप हो जाना चाहिए। लेकिन चूँकि आपको पता है हल्दी आप डालते ही कितनी है किसी सालन वगैरह के अंदर, आप मीठी चीज़ें या चाय वगैरह बनाने में तो हल्दी आप इस्तेमाल नहीं करते, हर चीज़ में तो नहीं हल्दी यूज़ होती। तो वही है कि जब आप कोई सालन वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप हल्दी डालते हैं, और वो भी कितनी, बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट उसकी डालते हैं, तो वो यूज़ ही बहुत थोड़ा होता है ये रिएक्टेंट, इसलिए उसकी अमाउंट एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच जाती है। तो लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप अमाउंट्स के साथ मुंसलिक ना करें कि ये ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है और ये कम अमाउंट में लिया जाता है, ये कंसेप्ट ठीक नहीं होगा। ये ज़्यादा बेहतर है कि अ रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, अ रिएक्टेंट दैट कंज्यूम अर्लियर, ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है, दैट स्टॉप केमिकल रिएक्शन, और जैसे ये कंज्यूम होता है रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कम्प्लीटली यूज अप नहीं होता, एट द एंड ऑफ रिएक्शन इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो अनरिएक्टेड पड़ी होती है। तो ये लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट हो गया जी। अब जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की जो स्ट्रेटेजी है, ये रिएक्शंस में हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये देखिए, ये एक आम सा रिएक्शन है, जिंक प्लस H2SO4। अब ये रिएक्शन हमें बता रहे हैं कि जिंक का मोलर मास होता है तकरीबन 66 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम, और हाइड्रोजन 1 मोल बन रही है 2 ग्राम। लेबॉर्ट्री में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए हम ये वाला रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये रिएक्शन हमें बता रहा है कि 66 ग्राम जिंक मेटल 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ग्राम बनते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस की जो अमाउंट है इस रिएक्शन के अंदर, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट बड़ी थोड़ी है। एक तो अमाउंट थोड़ी है यानी यील्ड थोड़ी है, और दूसरा रिएक्शन भी कोई इतना फास्ट नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हम इसकी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है हमसे ज़्यादा बने और उसकी स्पीड भी हम बढ़ाना चाहते हैं।